नमस्कार, आप देख रहे हैं क्वेश्चन आवर और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू हुए सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता सेवा पखवाड़ा की शुरुआत आज से हुई। उत्तराखंड में भी कई जिलों में स्वच्छता कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून से किया। इस दौरान स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 में 15 शीर्ष ग्राम पंचायतों के प्रधानों को सम्मानित किया गया। साथ ही स्वच्छता के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले 5 पर्यावरण मित्रों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि वो उन स्वच्छता दूतों का आभार व्यक्त करते हैं जिनकी प्रतिबद्धता और प्रयासों ने राज्य में स्वच्छता का एक नया अध्याय लिखा है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2023 पुरस्कार के लिए चयनित हमारे राज्य की उत्कृष्ट 15 पंचायतों को सम्मानित होने पर अपनी ओर से बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इसके साथ ही स्वच्छता के इस महाअभियान में अपना हर प्रकार से उत्कृष्ट योगदान देने वाली समस्त पंचायतों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही मैं अपने स्वच्छता दूतों का भी आभारी हूँ जिनकी संकल्प शक्ति और प्रयासों ने राज्य में स्वच्छता का एक नया अध्याय लिखा है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम आज पूरे भारतवर्ष का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का फोकस धीरे धीरे उत्तराखंड की ओर हो रहा है, उसमें अगर सबसे अधिक किसी का महत्व है तो स्वच्छता का है, जिसको आप सबके माध्यम से लगातार आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारे स्वच्छता दूत ही स्वच्छता अभियान की धुरी हैं जिन्होंने केंद्र बनकर सभी को इस काम में लगाया है और जो सम्मान राज्य ने प्राप्त किया है वो सच मानिए तो आप सब अगर प्रयास न करते तो वो असंभव था। इसलिए मैं आप सबको एक बार फिर से बधाई देता हूँ। देखिए, स्वच्छता अभियान के तहत जो है हमने कल जो है नगर निगम ने एक दौड़ का आयोजन किया था स्वच्छता के प्रति। जो है अपने मुझे लगता है कि 25-26 युवा और जिसमें जो हमारे बुजुर्ग हैं उन लोगों ने भी भाग लिया है और एक संदेश देने का काम किया है कि स्वच्छता के प्रति एक दौड़ का जो आयोजन हुआ है उस दौड़ के माध्यम से लोगों को जगाना है। स्वच्छता के प्रति जो है सबको सजग रहना है, सबको प्रेरित कर रहा है और सबको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनना है। हम अपने घर की सफाई करें, हम स्वच्छता के लिए जो है हम अपने जो पर्यावरण मित्र हैं उन पर निर्भर न रहें, हम स्वयं भी पर्यावरण मित्र बने। मैं स्वयं भी पर्यावरण मित्र बना हूँ। मैंने 100 के 100 वार्डों में यह अभियान चलाया और निश्चित रूप से लोगों के अंदर जो है जागरूकता आई है और स्वच्छता के प्रति, क्योंकि स्वच्छ शहर होगा तो हमारा जो है स्वास्थ्य भी ठीक होगा। स्वास्थ्य ठीक करने के लिए जो है अपना दिनचर्या ठीक करनी पड़ेगी। दिनचर्या जैसे हम घर की सफाई रोज़ करते हैं ऐसे अपने जो है मोहल्ले की, अपने प्रदेश की, अपने देश की जो है हमने जो है सफाई करनी है, ताकि जो प्रधानमंत्री जी ने जो 2 अक्टूबर को इस सफाई के लिए खुद स्वयं झाड़ू पकड़ा था, ऐसे अगर हम स्वयं जो है झाड़ू पकड़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा शहर भी साफ होगा, हमारा प्रदेश साफ होगा, हमारा मोहल्ला साफ होगा। जी देखिए, महात्मा गांधी जी ने जो कहा था स्वच्छता ही सेवा है, इसका भाव यही था कि हम सब साफ़ सफाई रखें। साफ़ सफाई से अनेक संक्रामक रोग नहीं फैलते हैं, वातावरण में शुद्धता बनी रहती है। स्वच्छता से शुद्ध हवा, शुद्ध जल, प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य में अच्छा प्रभाव पड़ता है। मच्छर से फैलने वाली बीमारियों से छुटकारा मिलता है। तो जिला पंचायत नैनीताल प्रतिवर्ष स्वच्छता अभियान चलाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में और ग्रामीण बाज़ारों से डेंगू, मच्छर, मलेरिया के लिए रोकथाम के लिए दवाई का छिड़काव किया जाता है। जागरूकता के लिए जिला पंचायत जो है वो होर्डिंग लगाती है जागरूकता अभियान के लिए और 6 कूड़ा वाहनों के माध्यम से हमारे पूरे नैनीताल ज़िले से ठोस अपशिष्ट का निस्तारण किया जाता है। मान में स्वच्छता ही सेवा है का पखवाड़ा चल रहा है। महात्मा गांधी का जो स्लोगन था कि स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत हम से एक स्वच्छता के रूप में सभी लोगों की सेवा कर सकते हैं।
तो उसी का पखवाड़ा 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है, जिसमें शासन, प्रशासन और उसमें जिला पंचायत भी सहयोगी है। जिला पंचायत के द्वारा पूर्व में भी स्वच्छता के कार्यक्रम चलाए गए हैं और वर्तमान में भी प्रशासन के साथ सहयोग करते हुए हम जो हर वर्ष स्वच्छता के कार्यक्रम चलवाते हैं। हमारा वर्ष भर ठोस अपशिष्ट निस्तारण का कार्यक्रम तो चलता ही है। हमारी 6 गाड़ियां चल रही हैं, जिनके द्वारा ग्रामीण बाज़ारों और ग्रामीण क्षेत्रों से कूड़े का निस्तारण किया जाता है। वर्तमान में क्योंकि ट्रंचिंग ग्राउंड की कोई व्यवस्था नहीं है, तो नगर निगम हल्द्वानी के ट्रंचिंग ग्राउंड पे वो कूड़ा निस्तारित किया जा रहा है। आने वाले समय में 8 ब्लॉकों में 8 कॉम्पैक्टरों की स्थापना की जा रही है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके से शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा अब अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग चरणों में पहुंच रहा है। और आज जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून से स्वच्छता सेवा पखवाड़ा 2023 की शुरुआत की है। इसके तहत मैराथन का आयोजन किया, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अलग अलग वार्ड्स में साफ सफाई की व्यवस्था की जा रही है। आपको बता दें 15 ऐसे जिला पंचायतें हैं, ग्रामीण क्षेत्र हैं, जहां पर जो है जिनके ग्राम प्रधानों को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। 5 सफाई मित्र जो हैं, स्वच्छता मित्र जिन्हें कहा जाता है, उनको भी यहाँ पर सम्मानित किया गया उनके विशिष्ट कार्य के लिए। और इसी पर आज चर्चा करेंगे स्वच्छता, सेवा और समाज। तमाम मेहमान इस चर्चा का हिस्सा बन चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन पहले आपसे करा देते हैं। हमारे साथ संजीव वर्मा जी भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, लखपत भुटोला जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, अनिल थपलियाल जी यूकेटी प्रवक्ता है और हमारे साथ प्रिंस कपूर मैट संस्था की युवा सदस्य हैं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजीव वर्मा जी, एक अच्छी पहल आप लोग हमेशा करते हैं, मुख्यमंत्री के जन्मदिन से एक सेवा पखवाड़ा की आप लोगों ने शुरुआत की है, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम चलने वाला है? दिव्या जी, देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पूरे 15 दिन का एक ये पखवाड़ा चलने वाला है, जिसको हमने सेवा पखवाड़े का नाम दिया है। इसमें स्वच्छता, ब्लड डोनेशन, पर्यावरण, पौधारोपण और इस तरह के कई सारे ऐसे कार्य हैं। बस्ती में जाने का और एक जो हमारा महत्वाकांक्षी हमारी योजना है अटल आयुष्मान, वो घर घर हम लोग जाकर अटल आयुष्मान कार्ड बनाएंगे और कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में ऐसा ना छूट जाए जिसका अटल आयुष्मान कार्ड ना हो। तो इस प्रकार का एक बहुत वृहद कार्यक्रम है और इसमें जो गांव पूरी तरह से आयुष्मान कार्ड से आच्छादित हो जाएंगे, उनमें उनको हम आयुष्मान भव के नाम से उनको एक पुरस्कृत करने का भी एक कार्यक्रम है। अब बात रही स्वच्छता की। दिव्या जी, देखिए, 484 वे नंबर पर हमारा देहरादून था और पिछले लगभग 4.5-5 साल में हम 69 रैंक पर आए हैं स्वच्छता की दृष्टि से। और चाहे शहर की हम बात करें, चाहे हम अपने गांवों की बात करें, प्रत्येक क्षेत्र में हम कैसे स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक कर सकें, तो इसके लिए हम लगातार अवेयरनेस के कार्यक्रम, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी दौड़ के माध्यम से और अन्य कई सारी एक्टिविटीज़ के माध्यम से ये प्रचारित करने का और समाज के अंदर एक जागरूकता फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं अपने मेयर साहब अभी पिछले 3 महीने से लगातार 100 के 100 हमारे जितने वार्ड हैं उसमें प्रत्येक दिन कोई ना कोई एक वार्ड लेकर स्वयं हाथ में झाड़ू पकड़कर सफाई का कार्यक्रम करते हैं। तो देखिए, यदि हम कोई काम करते हैं तो उसका प्रारंभ अपने घर से होता है और यदि हम स्वयं उस काम का एक बीड़ा उठाएंगे तो एक तरह से प्रेरणा मिलती है पूरे समाज को और सभी लोग उससे एक प्रेरित होकर साफ सफाई करते हैं।
अपने नगर को साफ करें, अपने समाज को साफ करें, अपने मोहल्ले को साफ करें। और जब सब लोगों के अंदर एक भावना आ जाएगी कि हमने साफ सफाई रखनी है, स्वच्छता रखनी है, तो मैं सोचता हूँ वातावरण में भी स्वच्छता होगी, हमारे मनों में भी स्वच्छता होगी। ठीक है, लखपत बुटोला जी, आप क्या कहेंगे? स्वच्छता पखवाड़े का आयोजन किया गया है और किस तरीके से कांग्रेस का इसमें भागीदारी रहेगी? आप लोग कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे इसमें? देखिए, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और स्वामी जी का भी था, तो दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मैं एक चीज कह सकता हूँ कि हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप एक चीज बता दीजिए, पखवाड़े दिवस पे इन्होंने देहरादून की इतनी सारी चीजें देखी, जरा आप अपना कैमरा घुमा दीजिए मैडम जी। जो स्थिति आज हॉस्पिटलों के अंदर जाके आप किसी रिश्तेदार को बेड दिला दीजिए। जो ये डेंगू का पूरा जो डेंगू देहरादून के अंदर आम गरीब आदमी की 1.5-2 लाख रुपए की चपट लग रही, नालियां खोल करके, सड़कें खोद करके, पूरी बरसात से लेकर आज भी स्थितियां ये, चाहे रिंग रोड पे जाओ, चाहे बाईपास जाओ, चाहे बीजेपी ऑफिस के सामने से चले जाओ, चाहे घंटाघर जाओ, ईसी रोड जाओ और बाईपास में चले जाओ, आपके ऑफिस के बाहर से चले जाओ, कहाँ आपको साफ सुथरा लग रहा है? कहाँ पे आपको लगता है कि स्मार्ट सिटी बनी है? कहाँ पे आपको लगता है कि स्मार्ट विलेज बना है? एक स्मार्ट विलेज का नाम बता दीजिए। जो देहरादून की जो स्थिति रही है, लोग तो कह रहे पुराना ही देहरादून अच्छा था। ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि भाजपा ड्रामा बहुत अच्छा करती है और इस ड्रामे के अंदर जिस तरह से इन्हें हर 15 दिन में, भाजपा का एक चीज है कि ड्रामा करते रहो और कार्यकर्ताओं को उसी में उलझाते रहो। वास्तविकता ये है कि आप बताइए, इन्होंने कहा कि हम स्वच्छता अभियान की बातें कर रहे हैं, हम स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मना रहे हैं। आज ही रिपोर्ट है, कल की रिपोर्ट है शायद ये कि जो सांसद है वो अपनी सांसद निधि खर्च नहीं कर पा रहे। उन्होंने अपने सांसद निधि का 40% खर्चा नहीं किया। आपको अब सांसद में रहते हुए आपने अपने ऑलमोस्ट लगभग कार्यकाल खत्म कर दिया। अब 2-4 महीने का कार्यकाल है और आप 40% सांसद निधि खर्च नहीं कर पाए, तो आप कार्यों को समझ सकते हैं। बोलना आसान है, ये पिछले साल भी मनाया गया, अच्छी चीज है, अच्छी पहल, हम स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन की हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, भगवान बद्री केदार से प्रार्थना भी करते हैं दीर्घायु रहे, सब रहे, लेकिन नौटंकीबाजी की सीमा है। ये एक नौटंकीबाजी है। मैं ये कह सकता हूँ कि जिस तरह से आप देखोगे पूरे देहरादून की स्थिति, यही पूरे देश की स्थिति है, यही गाँव की स्थिति है, प्रदेश की स्थिति है, व्यक्तियों की स्थिति है। और जो गलियां हैं, देहरादून की सुंदर सी गलियां होती थी, उन गलियों के अंदर आज देखोगे जिस तरह से सड़कों के हाल बने हैं, बिजनेस लाइन की व्यवस्थाएं हो रखी, जिस तरह से बिजली लाइन तारों की व्यवस्थाएं, अब वो किसी से छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ सुन लीजिए, मैं पूरी बात कह रहा हूँ, पूरी अच्छी पहल कर रहे हैं और अच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से हम तन मन धन से सरकार के साथ भी हैं और वो हर व्यक्ति के साथ है जो देश के लिए, प्रदेश के लिए, आम जनमानस के लिए कुछ भला करना चाहता है, भला सोचना चाहता है, उसमें कंट्रीब्यूशन जो हमारा होगा हम करेंगे। लेकिन केवल राजनीति की ड्रामेबाजी करेंगे तो वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा न प्रदेश के लिए, न प्रदेश की जनता के लिए, देश के लिए, न देश की जनता के लिए। ठीक है, अनिल थपलियाल जी, आप इसे किस तरीके से देखते हैं और यूकेडी किस तरीके से इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देंगे? दिव्यदर्शनी, ऐसा है जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता और भाजपा के प्रवक्ता बता रहे हैं कि इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो वादे जनता से किए थे, चाहे स्मार्ट सिटी से लेकर के हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान से लेकर के हो, चाहे वो अन्य जो भी हो, उनमें कितनी सच्चाई है वो तो जनता भी जानती है और हम लोग सब भली भांति जानते हैं। मैं इनमें प्रकाश डालना चाहूँगा, इन्होंने जो ये अभी कहा है और हमारे भाजपा प्रवक्ता जी ने भी कहा है, भारत स्वच्छ मिशन के अंतर्गत 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री जी ने राजपथ रोड से शुरू किया था। ये जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये सफाई अभियान शुरू किया था। इस मिशन के तहत इन्होंने जो लिखा था, गांव, ग्राम पंचायतें, जिले, राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेशों में जहाँ जहाँ है वहाँ इन्होंने भरपूर बजट जो स्वच्छ मिशन के अंतर्गत था, आप बताइए 20,000 करोड़ रुपए का बजट अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार को दे रही है और इसके अंतर्गत इनका एक नमामि गंगे प्रोजेक्ट था, उसके भी वही हाल है। आप नगर निगम के हाल देखिए, दूर नहीं जाते, हम अपने नाक के तले देखे देहरादून में वो हाल है कि डेंगू जैसी महामारी से लोग पीड़ित हैं।
लोगों के घरों के बाहर कूड़े के वो पड़े हुए हैं। एक परिवार पे 200 गाड़ी, एक परिवार पे 200 परिवार पे एक गाड़ी इनकी नगर निगम की है स्वच्छता अभियान। उससे भी ये 50 रुपया पर घर से वसूल करते हैं। वो उठा करके क्या करता है, वो एक जगह कूड़े के ढेर में डाल देता है। नगर निगम बिल्कुल गहरी नींद में है, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं, चालने वाला नहीं। सवाल इस बात का है कि केंद्र सरकार अगर इनको, राज्य सरकार को भरपूर पैसा दे रही है, उत्तराखंड की मैं बात करूं, और स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया कि 20,000 करोड़ 25,000 करोड़ का इन पर बजट आया, इन्होंने उस बजट का किया क्या भाई? कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट, कोई स्ट्रेटजीज तो रही होगी, इनके पास कोई एक्शन प्लान रहा होगा, वो भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने एक प्रतिज्ञा की, हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि 150वीं जयंती तक 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण खुद खुले शौच मुक्त यानी ODF घोषित कर दिया जाएगा। कहाँ है भैया वो शौच? जरा बता दीजिए, एक भी बता दीजिए। 10-5 खोल दिए, वो भी ऐसी जगह पे खोल दिए कि जो देख ना पाए। अगर जंगल में मोर नाचे तो उसका क्या फायदा? फिर नरेंद्र मोदी जी ने भारत मिशन के अंतर्गत नमामि गंगे का प्रोजेक्ट शुरू किया। नमामि गंगे का प्रोजेक्ट शुरू करने के बाद आपने कर्णप्रयाग में देखा होगा कि कितने परिवार जो हैं घर से बेघर हुए हैं। ये प्रोजेक्ट है, इस पे कितना पैसा लगा होगा। 24 सितंबर 2014 को इन्होंने कोई परिवर्तन नहीं किया स्वच्छ अभियान में, पर एक परिवर्तन जरूर किया स्वच्छता अभियान में। उसमें 2014 में इनके केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसका नाम रखा निर्मल भारत अभियान। केवल नाम परिवर्तन करने से देश का, राज्य का, गांव का, कस्बे का विकास नहीं होता, उसको धरातल पे इंप्लीमेंट भी करना पड़ता है। यदि आपने देश का या राज्य का विकास का बेड़ा उठाया है और प्रचंड बहुमत लेकर के आप केंद्र में और सरकार में हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि प्रत्येक मुद्दे पे जो आपने वादे किए हैं जनता से, स्थानीय जनता से, उनको पूर्ण करने की कोशिश करें। ठीक है सर, मैं उस पे भी आऊंगी, लेकिन एक मैं वक्तव्य पहले ले लेती हूँ। प्रिंस कपूर हमारे साथ संस्था से जुड़े हुए हैं, 1 मिनट प्लीज। अब उसमें भी आएगा, मैं वक्तव्य ले लूँ, फिर समय शॉर्ट हो जाता है सर डिबेट का। प्रिंस कपूर, आप एक युवा सदस्य हैं मैट संस्था के, और आप लोग स्वच्छता के लिए काम करते हैं, पर्यावरण के लिए काम करते हैं। इतने समय से जब से आप जुड़े हुए हैं, क्या बदलाव आपको इस क्षेत्र में नजर आया है, इस प्रदेश की अगर बात करें तो? अगर हम देहरादून प्रदेश और उत्तराखंड प्रदेश की अगर हम बात करें, तो अभी तक जो हमें चेंज जो अभी तक नज़र आया है वह ये है कि काफ़ी अवेयरनेस फैली है पहले के मुताबिक। अभी काफ़ी लोग जागरूक हैं। एंड मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा, जो सरकार की नगर निगम की कुछ गाड़ियाँ आती हैं जो हमारे घर के आसपास भी आती हैं, वो हमें प्रोत्साहन देती है कि हम कूड़ा अलग अलग इकट्ठा करें। बट लेकिन उसके बाद जब हम कूड़ा एक अलग अलग इकट्ठा भी करते हैं, वो सब गाड़ियों में एक साथ ही डाल दिया जाता है एंड वो वापस मिक्स हो जाता है। तो उसका क्या फायदा, क्या हो रहा है उस चीज का? एंड दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि डेंगू की जो अभी हालत है, ये हर साल डेंगू आता है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना यह है कि कोरोना जैसी हालत हो रखी है अभी, जितने बुरे हालात हैं। तो मेरा ये कहना है कि कोरोना तो चलिए हमें पता नहीं था कब आएगा एंड क्या होगा, लेकिन डेंगू के लिए तो सीजनल बीमारी है, उसके लिए तो हम तैयार रह सकते थे। उसका क्या हुआ? जो हमारे इतना बजट आया था स्वच्छता के ऊपर, उस बजट का क्या हुआ? जब डेंगू पूरी तरीके से फैल गया, तब सरकार क्यों जागरूक हो रही है? उससे पहले क्यों नहीं तैयारियां की गई? ठीक है, उसका जवाब ले लेते हैं। संजीव वर्मा जी, हम यहाँ पर स्वच्छता, सेवा और समाज की बात कर रहे हैं। तो जब हम समाज की बात करते हैं, और जैसा कि प्रिंस ने भी माना कि जागरूक जरूर हुए हैं लोग, तो जागरूकता के लिए क्या किया जा रहा है, क्या कदम उठाए जा रहे हैं? दिव्य जी, देखिए, जो हमारी कूड़ा गाड़ियाँ जाती हैं घर घर पर, तो उसमें हमने प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस समय डेंगू का प्रसार है, तो डेंगू से हम कैसे बचें, डेंगू को दूर करने के लिए हम आसपास अपने जो पानी के स्रोत जितने भी हैं, या पानी कहीं इकट्ठा हो रखा है तो उस पानी को अपने से दूर करें ताकि उसमें लार्वा ना पनपे। और इस तरह की एक अवेयरनेस के कार्यक्रम है। साथ में जो जैसे अभी तक ये देखा गया था कि लोग कुछ खाया कूड़ा अपना ऐसी सड़कों पर फेंक दिया, तो धीरे धीरे बड़ों के साथ साथ बच्चों के अंदर भी अवेयरनेस आ रही है। और बच्चों को हमने ही सिखाना है,
क्योंकि जो हमारे नौनिहाल हैं उनको हम जैसी शिक्षा, जैसी प्रेरणा देंगे, वो कल को एक समाज के जिम्मेदार नागरिक बनने वाले हैं। तो उसी के अनुरूप उनकी कार्यप्रणाली होगी, उसी के अनुरूप वो काम करेंगे। अच्छी बातें सिखाएंगे तो अच्छा करेंगे, बुरा सिखाएंगे तो बुरा करेंगे। तो ये तो होगी एक पर्सनल उसमें। बाकी सरकार भी अपनी तरफ से भरपूर काम कर रही है। जिस तरह से आज शौचालय की हम यदि बात करते हैं तो देहरादून पूरी तरह से यूडीएफ हो गया है और कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां पर अपना शौचालय ना हो। कोई भी उत्तराखंड का ऐसा गांव नहीं है जहां पर अपना शौचालय ना हो। और एक तरह से सम्मान घर बोल के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लॉन्च किया था और एक तरह से उन्होंने प्रेरणा दी हर घर को, हर गांव वासी को कि खुले में शौच ना करके अपने घरों में शौचालय बनाएं। और सारी देश भर की जनता ने माननीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का बात का सम्मान करते हुए इसका पालन अनुपालन किया। और मैं सोचता हूँ आज प्रत्येक गांव अपने घर में जो शौचालय बना रहे हैं उससे साफ सफाई भी हो रही है और तमाम तरीके की जो गंदगी से हमको निजात में मिल रही है। और देखिए, समाज की गंदगी भी दूर करनी है, धरातल की गंदगी भी दूर करनी है, सिस्टम की गंदगी भी दूर करनी है। और सिस्टम में जो गंदगी वर्षों से थी उस गंदगी को भी हमने दूर करना है, वहां भी हमने स्वच्छता लानी है। उसके लिए भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ठीक है। जो भ्रष्टाचार की गंदगी थी उसको भी दूर कर रहे हैं, जो घोटालों की गंदगी थी उसको भी दूर कर रहे हैं, 3 तलाक की गंदगी उसको भी दूर किया, 370 की गंदगी भी 370 की गंदगी भी दूर करी। ठीक है, लखपत बुटोला जी, आप कहते हैं कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। सिस्टम की गंदगी को भी हमने दूर किया है। तमाम जगहों पर हम लोग स्वच्छता लाने का हमारा जो प्रयास है उसमें हमको पूरी कामयाबी मिल रही है। जनता का लगातार भरपूर हमको सहयोग भी मिल रहा है। ठीक है, लखपत बुटोला जी, आप कहते हैं कि कोई काम नहीं हुआ, तो ऐसे ही क्या 2016 से 150वीं रैंक से हम 69th रैंक पे कैसे आ गए जब कोई काम ही नहीं हुआ सर? और आप लोगों की भी सरकार सर जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं 463 से 69 पे आए। आप कौन से साल के आंकड़ों की बात कर रहे हैं सर? 465 की? मैं 4 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो वो कौन से आंकड़े, कौन से साल के आंकड़े हैं सर वो 400 वाले? मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं 2016 से बात कर रही हूँ सर। मैं 2016 से अभी 22 की बात कर रही हूँ। 2016 में जो डिटेल्स हैं वो 150 हैं। लखपत बुटोला जी, आप लोगों की भी सरकारें रही हैं। 2016 में जो आंकड़े थे 150 था और आज हम 69th रैंक पे है, तो क्या कोई बदलाव नहीं हुए हैं? मैं क्यों नहीं हुए बदलाव? मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे काम में क्या, क्यों नहीं किया काम इन्होंने? पूरे सड़कें खोद दी है, पूरे नालियां छोड़ दी है। मैं रैंकिंग की बात कर रही हूँ बुटोला जी, मैं रैंकिंग की बात कर रही हूँ सर। रैंकिंग पे आइए पहले। सुनिए मैडम जी, एक चीज बता दीजिए, रैंकिंग बड़ी है कि ग्राउंड की रिपोर्ट बड़ी है? आप देहरादून में रहते नहीं रहते हो ना? आप बताए, देहरादून घूमते आप कहाँ रहते हैं? ना रहते हैं? हाँ सर, हम हार्ट ऑफ देहरादून में रहते हैं। आप कहाँ रहते हैं? आप देहरादून में रहते हैं? लखपत जी, आप कहाँ रहते हैं? अपने चश्मे का नंबर चेंज कराइए आप। वहाँ पे रैंकिंग की जिस बात की कर, आप देहरादून की यथार्थ को बताए ना। क्या यथार्थ क्या देहरादून का? क्या रिंग रोड के क्या हाल है, बाईपास के क्या हाल है, रिस्पंदा पुल के क्या हाल है, आपके ऑफिस के बाहर की सड़क के क्या हाल है? ये कोई क्यों बात है? लेकिन लखपत बुटोला जी, प्रशासन अगर कोई मुहिम चला रहा है उसमें समाज का बहुत एक्टिव रोल होता है। उसमें आप भी आते हैं, उसमें मैं भी आती हूँ और हम सब आते हैं। तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है सर कि अगर प्रशासन दे रहा है कुछ काम? आप इंटरप्ट करेंगे जी। मैं कह रहा हूँ ना, क्या ये भागीदारी जब मोदी जी आए तभी जनता की भागीदारी हुई? उससे पहले जनता भागीदार नहीं थी? देश की जनता सो रखी थी उससे पहले? या आप सो रखे थे, हम सो रखे, हमारे पेरेंट्स सो रखे थे? तब देश के भागीदार भैया 2004 से 14 तक मनमोहन सिंह थे। सवाल इनसे ये पूछा जाए कि देहरादून के अंदर इस समय इतने कोरोना के केस नगर निगम की गलती से हुई नहीं हुई? मैं ये सवाल, इसका महत्वपूर्ण ये है कि क्या शहरी विकास मंत्रालय ने बजट को आधा किया नहीं कि 1000 करोड़ को लेकर 550 करोड़ क्यों किया?
सवाल इसको लेकर के है, सवाल इसको लेकर के इनको पूछे, ये सरकार में 4 इंजन की सरकार इनके पास है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देहरादून की ये स्थिति जो बनी है, आज एक गरीब माँ बाप के बच्चे पे 80 हजार 1-1 लाख हॉस्पिटल वाले ले रहे हैं, उसका जिम्मेदार क्यों है? इतने मौतें हो चुकी है। आज देहरादून के किसी हॉस्पिटल में मैडम जी कल रिपोर्टर को भेजिए, मैं गारंटी के साथ एक हॉस्पिटल में एक बेड नहीं मिलेगी आपको, वेटिंग में। सर, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है इस बात की, लखपत बुटोला जी। स्वच्छता की रैंकिंग जिम्मेदार है कि ग्राउंड की रिपोर्टिंग जिम्मेदार है? बिल्कुल, हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग उस पे भी की है सर, उस पे भी की है। आपसे सुन लीजिए पहली बात है। दूसरी बात इनसे ये पूछा जाए कि इतने बड़े ग्रीन प्रोजेक्ट को लेके इन्होंने स्मार्ट विलेज की बात की, हमने कहा छोड़ो, नमामि गंगे की बात की छोड़ो, अब इन्होंने कहा स्मार्ट सिटीज की बात की है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्मार्ट सिटीज के नाम पे ये बजट कम क्यों, 50% बजट कम क्यों किया गया? इसमें तो इनको संजीव जी देना जवाब पड़ेगा। ठीक है, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए लगभग। दिव्या जी देखिए, कोई बजट कम नहीं हुआ, कोई बजट कम नहीं हुआ। एक प्रपोर्शन होता है कि सेंटर इतना देता है और स्टेट का इतना होता है। केवल प्रपोर्शन चेंज हुआ है, प्रपोर्शन चेंज हुआ है। ठीक है, बजट लगभग कोई बुटोला कम जी नहीं हुआ। जवाब दे रहे हैं। बजट संजीव जी जितना जवाब दे पहले रहे हैं, था सुन लीजिए। आज भी उतना ही बजट है, उतना ही बजट है, उतना ही बजट है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी के अंदर इतनी बड़ी एक खामी है, विकास इनको दिखाई नहीं देता, दृष्टि दोष हो जाता है। जब विकास की हम लोग बात करते हैं तो इनके चश्मे के नंबर खराब हो जाते हैं, आंखें खराब हो जाती हैं। ठीक है, विकास का है, ये चैनलों पे विकास है। ठीक है, लखपत बुटोला जी, संजीव जी ने कहा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। आपको बुटोला जी कौन सा हॉस्पिटल बना दिया आपने? ठीक है, बुटोला जी, संजीव जी का कहना है कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है बजट में। 1 मिनट। 5 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। झूठ मत बोलिए चैनल पर बैठ के, झूठ मत बोलिए चैनल पर बैठ के। 7 नई यूनिवर्सिटीज बनी है, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए। आपके 2017 से पहले जब आपका शासन था उस समय तमाम घोटाले घपले और भर्तियों में घोटाले घपले हुआ करते थे। आप लोग ना उसकी जांच कराते थे, ना उनके ऊपर कार्रवाई करते थे। आज पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारें चल रही हैं। प्लीज आज स्वच्छता की बात हो रही है, आज स्वच्छता की बात हो रही है। और जो भी अपराधी हैं उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम हमारी सरकारें कर रही हैं। प्लीज स्वच्छता की बात हो रही है, स्वच्छता पे ही रहते हैं आज जी। सुन लीजिए, इनसे 3 सवालों के जवाब ले लीजिए। ये बहुत बोलने का दिव्या जी ये स्वच्छता की बात कर रहे हैं क्या? ये स्वच्छता की बात कर रहे हैं क्या? इंटरप्ट करिए, मेरे को इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? बजट पे ही बोल रहे हैं, वो स्वच्छता के बजट को लेकर बोल रहे हैं। सर आप सुनिए प्लीज, हम पे इल्जाम लगाने से पहले उन्हें सुन लीजिए। अरे इनको बहुत बोलने का शौक है मैडम जी। मैं 3 सवाल पूछता हूँ, इनसे जवाब मांगे। मैं पूछ रहा हूँ कि शहरी विकास मंत्रालय बजट को 50 करोड़ से 550 करोड़ क्यों किया? इनको पता ही नहीं 550 करोड़ बजट हो गया, तो ये डिबेट करने आ रखे हैं। मैं इनसे पूछा, इनके सांसदों ने 40% सांसद निधि क्यों खर्च की? इसका जवाब दीजिएगा। इनका सत्र खत्म, पूरा का कार्यकाल खत्म होने वाला। तीसरा सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप कह रहे हैं देहरादून के अंदर कौन सी सड़क आपने बना, मुकम्मल सड़क बनाई स्मार्ट सिटी के नाम पे 8-9 साल हो गए, बता दीजिए कौन सी बनाई? इनका जवाब दीजिए आप। 2002 से लेकर 2004 से लेकर 2007 तक आपकी डबल इंजन की सरकार थी। 2000 अरे मेरी बात सुनिए ना, अरे बात सुनिए, बोलते बोलते रहेंगे सुनेंगे भी, बोलते रहेंगे सुनेंगे भी। 2004 से लेके 2007 तक डबल इंजन की आपकी सरकार थी। उसके बाद 2012 से 14 तक आपकी डबल इंजन की सरकार थी। बताइए कौन से 5 काम महत्वपूर्ण काम आपने किए? बताइए, जवाब दीजिए ना, जवाब दीजिए। सांप सूंघ गया क्या? सांप सूंघ गया है क्या? सांप सूंघ गया है क्या? काम कुछ किया हो तो आप बताएंगे ना, काम कुछ किया हो तो बताएंगे ना। केवल और केवल भ्रष्टाचार किया है आपने, केवल और केवल घोटाले किए हैं आपने। ठीक है बुटोला जी, ठीक है। बनियान साहब, मैं एक चीज शाम को अपने बच्चों को पूछ लीजिए इस डिबेट के बाद कि देहरादून का मेयर कितना विकास कर रहा है। ठीक है, अपने बच्चों को पूछ लीजिए कि पापा, बच्चों को पूछे कि वास्तव में काम करे नहीं करे सरकार, मेयर सरकार गामा जी काम करे, वो बता देंगे आपको। परिवार के आप अपने, अरे आप अंधे हैं ना, आपको तो दिखाई कुछ नहीं देता, दिखाई कुछ नहीं देता मेरे भाई, मेरे भाई दिखाई कुछ नहीं देता। आपको का इलाज कराइए पहले। आरोप प्रत्यारोप बहुत हो जाते हैं यहाँ पे। अनिल थपलियाल जी, यहाँ पर स्वच्छता की बात हो रही है, लेकिन क्योंकि दोनों राष्ट्रीय दल में इसलिए आरोप प्रत्यारोप मनीप्रोता जी सुनिए, बुटोला जी आपकी सरकार भी रही है,
ऐसा नहीं है बीजेपी जीरो रही है, काम दिख रहा है। अरे आप बात सुनते नहीं है, 70 साल से राज कर रहे हैं, क्या किया आपने? आप बात सुनिए, अपनी बात को रखें। आपको बात में तो यहाँ डिबेट में गिनती करने, आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बुलाया गया आपको। हमारी बात सुनिए, मैं स्टेट के मुद्दों पे बात कर रहा हूँ, मैं स्टेट के मुद्दों पे बात कर रहा हूँ यूकेडी की तरफ से। सुन लीजिए ना, खजानदार 10 बात नहीं कहते। आप अपने आप को विराम तो दीजिए महाराज। कल का बयान नहीं ठीक है सर, बहुत सारे आरोप लगे हैं, बहुत सारे आरोप लगे हैं, लेकिन एक बार यूकेडी प्रवक्ता को भी सुन लीजिए सर, यूकेडी प्रवक्ता को भी सुन लीजिए। ठीक है सर, प्लीज। मैं कहता हूँ खजानदार क्यों कह रहे? देखिए बीजेपी से पहले भी, बुटोला जी, से मैं पहले आपको आपकी रोकना सरकार चाहूंगी थी। सर, आप सुन लीजिए, और भी प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं सर। बुटोला जी आपकी फहरिस्त बहुत लंबी है। बुटोला जी, मंत्री कह रहे, विधायक कह रहे, ठीक है, आपकी फहरिस्त बहुत लंबी है। विधायक कह रहे कोई काम ही नहीं हो रहा है, सरकार पूछने का आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, आपकी फहरिस्त बहुत लंबी है सर, और प्रवक्ताओं को भी समय दीजिए, उनका भी जवाब ले लीजिए। ऐसा है, ठीक है सर, प्लीज। से पहले 2014 से पहले भी इनकी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार। क्या काम किया? अरे क्या काम कर रखा है? एक काम बता दो आप। इनका कम से कम कुछ दिखने को तो मिल रहा है ना। मैं तो इनकी तरफ बोला, मैं आपकी तरफ हूं। अपनी बात रखिए, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। मेरा सवाल सुनिए। यूकेडी को भी मौका मिला, बेशक आपकी फुल फ्लेजेड सरकार ना रही हो, लेकिन आप लोगों ने भी हिस्सेदारी निभाई है। आप लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया? मैं ये कहना चाहता हूं इनसे कि जब इनकी सरकार रही, पहले तो मैं दोनों दलों से पूछना चाहूंगा, हम विकसित नहीं, हम विकासशील हैं। हमसे जो काम हो चुका है किसी भी सरकार से, 2 बार हम भी रहे सरकार में, हमारा पार्टिसिपेशन भी रहा, जितना हो सकता है क्या होगा, नई दल के अंदर जितनी संख्या होती है उस हिसाब से सुना जाता है। तो भवन के अंदर तो सबसे प्रथम बात यह है कि मैं जो बीजेपी का कार्यकाल गिना रहा था, इनका भी आता है, जो अभी बोल लेते कि हमारा इससे पहले क्या क्या था। इन्होंने 5 वर्षों में, जो 5 वर्ष की अवधि रही है भाजपा की, 5 वर्ष का वो लिया इन्होंने, एक टारगेट लिया था स्वच्छता अभियान मिशन का, कि इसके अंतर्गत नमामि गंगे, जो भी ये नदियों का 4401 शहरों में लागू किया जाएगा। इस कार्यक्रम पे खर्चा 14,623 करोड़ रुपए का इन्होंने केंद्र सरकार ने बजट रखा था। तो उसमें कहीं अभी दिखा नहीं, जो हुआ होगा सो दिख रहा है, लेकिन जो टारगेट था वो पूर्ण नहीं हुआ है। मैं वो करूंगा। दूसरा, इन्होंने सबसे बड़ी बात कही थी बीजेपी ने, और बहुत सही बात कही थी, कि प्लास्टिक इंडस्ट्री पे हम बैन लगाएंगे। आज अब कहाँ प्लास्टिक इंडस्ट्री पे बैन है? मुझे तो नहीं लगता। जितने सड़े गले सामान है नगर निगम की तरफ से यहाँ पे डाले जाते हैं, कूड़ा इकट्ठा करके घरों से, वो गायें खाती हैं, गायें बीमार हो जाती हैं, वहीं से दुनिया भर की बीमारी तो प्लास्टिक से होती है। जैसे कि मैंने अभी प्रथम में कहा, अनिल थपलियाल जी, क्या समाज का रोल नहीं है? प्रशासन अगर कह रहा है, प्रशासन मना कर सकता है, पर आप लोगों अभियान के अंतर्गत आप और मैं भी उसमें आते हैं सर। अगर हम इतने देखिए, हम कर रहे हैं, हम उस पार्टिसिपेट को कर रहे हैं। अगर हम गाँव स्तर पे रहते हैं तो हम गाँव स्तर पे अपना काम करते हैं, हम किसी को बुलाते हैं, 4 लोगों को बुला के शहर में। अनिल जी, आपने जो प्लास्टिक की बात करी है, बहुत अच्छी बात करी। देखिए, जागरूक नागरिक होने के नाते आपने बहुत अच्छी बात करी, लेकिन प्लास्टिक के ऊपर हम लोग पूरी तरह से बैन लगा चुके थे। लेकिन कोरोना काल आने के बाद हल्का सा, थोड़ा सा, जब अधिकारियों का सबका ध्यान कोरोना पे रहा, थोड़ा लचीलापन आया, और लचीलापन का वही ना, स्टिक तो सरकार को ही होना था। तो लचीलापन की सरकार को ही होना था, लचीलापन की वजह से काम कराती। ये दोबारा से प्लास्टिक की प्रॉब्लम आई, लेकिन अब दोबारा प्रभावी इसके ऊपर रोक हम 25 करोड़ की 3 परियोजनाओं को लगा चुके हैं। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत थी। उनमें कौन था? ऋषिकेश, हरिद्वार और बद्रीनाथ। इन 3 ये बेड़ा इन्होंने, बीजेपी ने लिया था और प्रदेश हित में लिया, और बहुत अच्छा लगा था हमें कि इन्होंने बहुत सराहनीय कदम उठाया है कि नदियां, जैसे अब हरिद्वार है, ऋषिकेश है, कई जगह पे ऐसे हैं, जैसे हमारी डेड बॉडीज गांव से इधर उधर से आती हैं और जलती हैं, वैसे फेंक देते हैं। वो गंगा जी में कोई कूड़ा, बोतल वटल जो भी है, इन्होंने सफाई का काम किया, लेकिन वो कुछ क्षण तक दिखा, कुछ क्षण खत्म हो गया। सवाल इस बात का है कि 25 करोड़ रुपए में क्या 3 गंगाओं की सफाई नहीं हो सकती थी? कहाँ गए 25 करोड़ रुपए? स्मार्ट सिटी की तो बहुत बड़ी बात है। अब ये जो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, मैं इन्हीं से पूछता हूँ, ये मुझे बताइए कि 2014 से इनकी बीजेपी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में एक भी काम ये बता दीजिए जो राज्य हित में हुआ होगा।
ठीक है, आप एक भी सर मेरे सवाल अभी का फिर इनका भी एक आपने गाना जवाब रहता, नहीं हमने दिया। इतना आपने मेरे रोजगार सवाल दिया, का फिर भी हमने जवाब नहीं ये दिया। किया, रोजगार आप दर लोग वही है। यूकेडी की बात करें, जल जंगल मैं या यूकेडी नहीं जमीन की मैं आरोप बात आप लोग प्रत्यारोप करते की हैं। बात सर, कर रहा हूँ। प्लीज। अब रही बात जो लेकिन आप स्वच्छता लोगों ने क्या अभियान कंट्रीब्यूट किया? आप ऋषिकेश लोगों ने क्या कंट्रीब्यूट किया सर? ये तो स्वच्छता आरोप अभियान प्रत्यारोप का हो जो गए। मिशन जो इन्होंने टारगेट लिया है, कुल मिला के अंत में मैं इनसे यही कहना चाहता हूं वर्तमान सरकार से, जो केंद्र सरकार द्वारा आपको बजट दिया जाता है, चाहे उसमें 40 योजनाएं हो, 20 योजनाएं हो, 10 योजनाएं हो, वो पूर्ण रूप से धरातल पे और जरूरतमंदों तक क्यों नहीं पहुंचती है? चाहे कोई भी योजना हो, चाहे वो अपना ये नमामि गंगे का लेकर के चले, चाहे आप लेकिन स्वच्छता यूकेडी अभियान का को लेकर कंट्रीब्यूशन चले। आपने अभी भी नहीं बताया सर। आप लोग जल जंगल जमीन की बात करते हैं, यूकेडी का क्या हमारे कंट्रीब्यूशन रहा है? जल जंगल और पानी, ये नरेंद्र मोदी जी ने भी हमको स्लोगन ज्ञान दिया था कि जब शपथ समारोह था इनका 2017 की बात बताऊं मैं, कि पहाड़ का जवानी पहाड़ का पानी, ये हमारा स्लोगन था, लेकिन इन्होंने हमारे मुंह से, यूकेडी के मुंह से छीना है। जल जंगल और पानी, इसकी लड़ाई तो हम मूलभूत लड़ाई हमारी कब से लड़ रहे हैं। अब हम पहाड़ों की लड़ाई के लिए हमने जो उत्तराखंड आंदोलन किया था, हमारी राज्य की जनता ने जो लाठियां खाई थी, जो जेल में गए थे, जो शहीद हुए हैं, कभी इन्होंने पूछा है उस स्मारकों में जाकर के जो फूल माला चढ़ाते हैं और वहां पे पूछा है उन आत्माओं से अकेले में कि आज उत्तराखंड राज्य कहाँ है? किसके लिए उन्होंने उत्तराखंड राज्य की मांग की थी? ऐसा कुछ नहीं, ये यूकेडी का एक स्लोगन रहा है। भले ही हम सक्षम नहीं हो पाए, अब हमारा, जैसे कि आपको जानकारी होगी, कल हमारा अधिवेशन पूर्ण हुआ, हमारे नए अध्यक्ष के रूप में एक युवा अध्यक्ष हमने उसको नवनिर्वाचित किया और लोकतंत्र की प्रक्रिया के आधार पर हमने किया है। इतिहास में एक स्थानीय राजनीति में हमने एक नया अध्याय जोड़ा है कि हमारा अध्यक्ष जो है नवनिर्वाचित होकर के, यानी लोकतंत्र की प्रक्रिया को और मर्यादा को रखते हुए हमने उसको चुना। अब वो जो भी होगा, हम अपना पूरा 2024-25 का पूरी स्ट्रेटेजीज एक्शन प्लान बना रहे हैं। यदि हम सरकार में रहते हैं या सरकार में समर्थन देते हैं किसी भी सरकार को, तो अगर आते हैं तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हम पूर्ण रूप से जनहित बात करेंगे और जनता, यानी स्थानीय जनता के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे और हमारी लड़ाई अंत तक रहेगी। ठीक है प्रिंस, आप लोग धरातल पर जाते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, उनको जागरूक करने का काम करते हैं, खुद क्लेanलीनेस ड्राइव्स भी आप लोग करते हैं। आप लोगों ने क्या देखा है, किस चीज़ की कमी लोगों के अंदर है? क्योंकि प्रशासन अगर काम कर रहा है, प्रशासन इतनी ड्राइव चला रहा है, फिर भी हम कूड़ा अगर देख पा रहे हैं, अगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक मना किया गया था यूज़ करने के लिए, फिर भी लोग उसका कर रहे हैं यूज़, तो कहाँ पर आपको कहीं कमी नज़र आती है? देखिए, जो अभी तक हमें कमी नज़र आई है, जो जिस पर इनफैक्ट वर्क हुआ भी है, मैं सरकार की ये बात कहना चाहूँगा कि अवेयरनेस को लेकर काफ़ी हद तक कार्य हुआ भी है, लेकिन जो हमारे बड़े लोग हैं, जो देखिए बच्चों में घर से स्टार्टिंग से अच्छी शिक्षा मिल रही है एंड बच्चे धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं। मैंने कई बार, कितनी बार देखा है, लोग अपने बच्चे अपने पापा को बोल रहे हैं कि पापा ऐसे आप कचरा मत फेंकिए बाहर, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं अभी भी ये बात की समझ नहीं आ पा रही है कि ये हमारे लिए ये चीजें कितनी जरूरी हैं, साफ सफाई हमारे लिए कितनी जरूरी है। अब देखिए, हम ले लेते हैं रिस्पना नदी का एग्जांपल। हम 2011 से रिस्पना नदी के लिए काम करते आ रहे हैं, लेकिन रिस्पना का जो कैचमेंट एरिया है वो छोटा होते ही जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पर बस्तियां बस्ती जा रही हैं एंड वो वही सब वहां पे कचरा भी कर रहे हैं। वहां पे कोई गाड़ी नहीं जाती है, सारा कचरा नदियों में डंप होता है। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा एंड पूरी जनता को बताना चाहूंगा कि जो रिस्पना नदी का जो 70 से 80% पानी है वो आपके घरों में आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए, इनडायरेक्ट वे में आए, डायरेक्ट वे में आए, लेकिन वही नदी से आता है। एंड अगर आज हम उसी नदी के लिए कुछ नहीं करते हैं तो देहरादून में पानी की कमी बहुत जल्द होगी एंड उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अभी भी मौका है, हम सबको जागरूक होना चाहिए। एंड मैं ये आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं बता रहा हूँ, मैं एज अ जागरूक नागरिक की उससे बता रहा हूँ कि ठीक है, काम हुआ है, गलतियां भी बहुत हुई है। देखिए, काम होगा तो गलतियां भी होंगी, ऐसा नहीं है कि हर चीज हमेशा परफेक्ट ही रहेगी जी। तो अच्छा काम हो भी रहा है एंड काफी चीजों पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है एंड हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहेंगे कि देहरादून में साफ सफाई बनी रहे, देहरादून की नदियां साफ रहे एंड रिस्पना नदी जो है हमारी गंगा रिवर में भी जाके मिलती है, तो हमें अपनी नदी को साफ रखना चाहिए। ठीक है संजीव वर्मा जी, यहाँ पर जो बात निकल कर आई कि बच्चों में तो स्कूल से या घरों से इस तरीके की एजुकेशन अभी मिलने लगी है, लेकिन सबसे प्रॉब्लमेटिक जो है वो एल्डरली क्लास आ जाता है, जो अभी तक की बात नहीं समझ पे आती है, जो जहाँ नहीं थूकना है वहाँ पर थूका जाता है, जहाँ
प्लास्टिक नहीं फेंकना होता है वहां पर फेंका जाता है, तो उनके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? क्योंकि बच्चों को समझाना आसान है, बड़ों को समझाना बहुत मुश्किल है। दिव्य जी देखिए, बहुत सारे काम प्यार प्रेम से होते हैं, बहुत सारे काम कुछ नियम कायदे कानून बनाकर होते हैं। अभी जैसे बहुत से लोगों की आदत पहले से ही है कि अपना गुटखा खाया कहीं थूक दिया, कहीं पान खाया थूक दिया। तो मेरे छोटे भाई ये बैठे हैं और आपने भी देखा होगा बहुत सारी, अभी जैसे ये हमारा रेंजर्स कॉलेज के ग्राउंड है और परेड ग्राउंड के आसपास का, इधर आप कुछ और जगहें ये आईपी के आसपास में, वहाँ देखिए कि इनके शायद इनकी संस्था का काम है या कई सारे बच्चों को मैंने देखा वो दीवारों पर पेंटिंग्स, अच्छी पेंटिंग बना रहे हैं और कुछ अपने चार धाम से संबंधित भी हैं और कुछ हमारे जो पौराणिक धाम हैं उनसे संबंधित भी हैं। तो एक उसके दो फायदे, एक तो दीवारें खूबसूरत लग रही हैं, दूसरा जो खुले में कई लोग शौच लघु शंका के लिए खड़े हो जाते हैं या उन दीवारों के ऊपर थूक कर उनको गंदा करते हैं, तो उससे भी मुक्ति मिल रही है और शहर को स्वच्छ रखने में मैं सोचता हूँ इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। उससे एक अवेयरनेस का एक वातावरण भी आ रहा है और साथ साथ जैसा भी आपने कहा जो प्रौढ़ वर्ग है जो उनके अंदर जो थूकने की आदत या ये, तो उसके लिए नगर निगम ने और शासन प्रशासन ने कुछ फाइन का प्रावधान भी किया है। आप कहीं पे थूकते हैं तो उसके लिए इतना जुर्माना भी आपको पे करना पड़ेगा। मैं सोचता हूँ जो लोग अपने स्वेच्छा से अपनी आदतों में तब्दीली कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छा है, और जो लोग वैसे नहीं कर पा रहे हैं वो फाइन के डर से इस तरह का काम करेंगे, तो मैं सोचता हूँ शहर के अंदर, समाज के अंदर स्वच्छता का वातावरण डेवलप होगा और स्वच्छता का वातावरण डेवलप होगा तो मैं सोचता हूँ उसका सभी वर्गों को लाभ मिलने वाला है। उसके लिए ना कोई पार्टी, ना कोई वर्ग, ना इस तरह का, हर व्यक्ति उसका लाभ लेगा। लखपत बुटोला जी, आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस की, और जहां पर बात अवेयरनेस की आती है, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी संस्था हो, वो उसमें उतनी ही सहभागी होती है जितना बाकी जो संस्थाएं उसके लिए काम कर रही हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि किसी तरीके से जागरूकता लाने की अब भी जरूरत है, और अगर सरकार प्रशासन ये काम कर रहे हैं तो विपक्ष को भी इसका समर्थन करना चाहिए, अपने तरफ से जागरूकता फैलानी चाहिए? मैडम जी, आप एक चीज समझ लें, मैं ये बातों को निश्चित रूप से सबको करना चाहिए, विपक्ष हो, पक्ष हो, प्रदेश की जनता हो, यहाँ ये देहरादून की जनता हो, चाहे आम जनमानस, भागीदारी करने से किसी को दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कतें तब होती है जब आप पॉलिथीन को तो बैन कर देते हैं, लेकिन 3 दिन का ड्रामा करके फिर उसको थोक के भाव में दे देते हैं। आप ये बताएं कि देहरादून में पिछले 6 साल से सरकार कह रही कि हमने पूरे पॉलिथीन बैन कर दिए, कोई दुकान लगी आपको जिसमें पॉलिथीन नहीं बिक रही? एक दुकान बता दीजिए आप। 6 नंबर पे किसी सब्जी वाले के पास चलिए, सुन लीजिए, सरकार को कदम उठाने पड़ते। मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। रिस्पना पुल के अंदर जिससे बात की विधानसभा के पीछे, तिरवई सरकार ने भी कहा हम रिस्पना का रिसोर्स को दोबारा से लाए, उसको दोबारा से रिस्पना को हम जीवित करेंगे, उसको लेकर हम काम करेंगे। उस सरकार ने कहा, उनके बाद की सरकार ने कहा पेड़ लगाएंगे, लेकिन बस्तियां बस रही तो कौन बचा रहा है? क्यों बस रही? उनके लिए क्या काम किए जाएंगे? देखो, अकाउंटेबिलिटी लोग हैं। देखो, आप काम करना चाहते हैं, आप सहभागीदारी होना चाहते, लेकिन ये तो सरकार आपको जोड़ना नहीं चाहते, आपका यूज नहीं करना चाहती, आपको लेकर के काम सड़कें कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी। हम तो कह ही सकते, जिसके घर में सड़क नहीं वो तो जाएगा। नाले आप कौन बनाएगा? सरकार बनाएगी निश्चित रूप से। ये जो पॉलिथीन बैन कौन करेगा? आप में तो नहीं करेंगे, हम तो नहीं कर रहे, लेकिन जब दुकानों में मिल रही सरकार कह, लेकिन बंद नहीं होती। पानी की बोतलें ऐसे, ये गुटखे की बातें, जहाँ तक चीजों को लेकर के मैं समझता हूँ कि सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे हमारे प्रदेश की सरकार रहती है, देहरादून का विशेषकर देहरादून की बात करो, बाकी तो
तस्वीर दिख जाएगी पूरे प्रदेश की, कितने लोग जागरूक हो रहे हैं, अवेयरनेस कितने लोगों के अंदर है वो आप समझ सकते हैं। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, केवल और केवल प्रचार प्रसार पे ध्यान दे करके जो ये सरकार है, इसलिए हम कहते हैं केवल और केवल अपने प्रचार प्रसार पे और अपने एडवर्टाइजमेंट पे ही खर्चा करती। इसका 1/4 बजट भी इस प्रदेश और इस देहरादून शहर के सत्ता पे लगाया होता तो निश्चित रूप से बहुत चीजें बदली होती है। मैं आपसे एक चीज पुनः कह रहा हूँ कि जहाँ तक हमारी बातें या उत्तराखंड के या देहरादून के जनमानस के रूप में हम लोगों से जो होता है व्यक्तिगत रूप से करते, ऐसा कोई नहीं चाहता मेरे घर गंदा हो, कोई नहीं चाहता कि मैं गाड़ी आती, नगर निगम की गाड़ियां आती हैं निश्चित रूप से साफ किया जाता। लेकिन मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरे घर के बाहर ये बरसात के टाइम पे नाली ब्लॉक हो गई, पूरा का पूरा घर के अंदर पानी चले गए सबके। मैंने बहुत फोन किया, मेयर को किया, सांसद को किया, उसके बाद कोई आया नहीं। लेबर आए, वो 1 घंटे के लिए एक डंडा लेके उन्होंने थोड़ा नाली को थोड़ा चौक खोलने का प्रयास किया, नहीं खोला, कहा भाई जी हम थोड़ी देर में आ रहे। उसके बाद 4 दिन तक आए नहीं। उसके बाद डीएम उधर से गुजरी जोगवाला में, आपको पता है एक बच्चे को करंट लग गया था, उस स्थिति में तो वो डीएम आई वहाँ पे। हमने डीएम से बात की, डीएम कह रहे आजकल बरसात है सब जगह, तो यही स्थिति बनी हुई, हम क्या कर सकते हैं। तो आप ये चीज बताएं, जब स्थितियां यही बनी है, हमने अपने फावड़े से खुद काम करना हम तैयार है, लेकिन आखिर ड्रेनेज सिस्टम का तो वर्क हो बंद, आखिर तुमने पूरी की पूरी बंद कर दी है, जिनके अच्छे खासे स्थितियां थी वो खराब कर दी है, तो सहभागी होना अलग बात है, उसके लिए कहीं किसी का मना नहीं। लेकिन ड्रामा मैंने कहा ना, हिपोक्रेसी की बात अलग है। ये सरकार टोटल में आज कह रहा हूँ कि 15 प्रमुख से लेकर और मुख्य सेवा तक पूरे के पूरे ड्रामेबाजी में, केवल और केवल प्रचार के उसमें है, केवल और मैं कहता हूँ एडवर्टाइजमेंट में अपना ध्यान लगाया हुआ। जमीनी स्तर पे जैसे आपने कहा कि 83 मनरेगा का पूरा बजट 28,000 करोड़ था और 42,000 करोड़ रुपए आप उसके विज्ञापन पर खर्च किया करते थे। अपना इतिहास भी उठा के देखिए, इतिहास उठा के देखिए, अपना इतिहास उठा के देखिए श्रीमान। आपको सुन रहा था, आप लिख के रखिए, पेन कॉपी रखिए, सुन लीजिए, अच्छा लगेगा। बहुत लंबा समय टीवी से सबसे अच्छी डिबेट आपके एचएनएन पे होती है, बहुत समय मिलता है, सबको बात रखने का मौका मिलता है, और इसमें अच्छा होता है कि आप अपने कॉपी पेन में लिखे जो चीजें मैं कह रहा हूँ आप नोट कीजिएगा, उसके बाद कर्म आए सब जवाब दीजिएगा। आपकी यूपीए की सरकार में, आपकी यूपीए की सरकार में बोलते थे 12% का बजट सबसे पहले अल्पसंख्यकों का होगा। हमारी सरकार बोलती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये है हमारी सरकार का। ये समान न्याय, सबके लिए समान न्याय, सबके लिए समान विकास। मानव की सरकार है, आप ही की सरकार है। ठीक है, अपनी बात कंप्लीट करिए बुटोला जी, अपनी बात कंप्लीट कीजिए सर, मेरे पास समय कम है। बेड़ा गर्क हुआ है, ठीक है, आपको लगता है जनमानव की सरकार है, उत्तराखंड के जनमानव। अरे बेड़ा गर्क तो आपने किया है मेरे भाई, बुटोला जी बेड़ा गर्क आपने नहीं किया है। सर अपनी बात में शॉर्ट में पूरी करिए। बन गई, ये गलत बन गई है, इसको आपको समझना पड़ेगा जी। ठीक जी, अपनी शॉर्ट में बात पूरी कीजिए सर, समय की कमी है इसलिए जी। मैं यही कह रहा हूँ कि आप जब समय देंगे 20 मिनट, मैंने कहा ये भाजपा की मानसिकता कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारी सरकार है, ये सरकार आम जनमानस से बनाए, आम जनमानस के लिए। चुनाव तक आप हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के हैं और सरकार सबकी है, और उस भागीदारी से यदि आप काम करते तो बेहतर होते। जितने भी मैंने सवाल आपसे पूछा, किसी पे आपने जवाब नहीं दिया। मैंने तो बताओ ना भैया, 5 साल आपकी डबल इंजन की सरकार थी, केवल 5 काम गिनवाओ, केवल 5 काम गिनवाइए, 5 काम गिनवाइए अपने डबल इंजन सरकार के। अरे बताओ सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता सर, प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। ठीक है, दिव्या जी मैं क्यों चुप हो जाऊं? आप उन्हें चुप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप चुप क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे को चुप क्यों करवा रहे हैं? मैंने उनको बोला है, उनका टाइम था, मैंने कहा शॉर्ट में कमेंट कीजिए। गलत बात है आप बोले हैं सर, आप गलत बात, ठीक है सर, बिल्कुल गलत कोई बात करते हैं आप, कोई बात नहीं, भाषण करते हैं आप। ठीक है सर, ठीक है सर, ये मैं वर्मा से आपसे कह रहा हूं। ठीक है सर, मैं अब फाइनल कमेंट लूंगी, मैं फाइनल कमेंट लूंगी और अनिल थपलियाल जी आपसे शुरू करूंगी। ठीक है लखपत बुटोला जी, मैं आपसे अनिल थपलियाल जी शुरू करूंगी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट बताइए सर, किस तरीके से आप दिव्य दर्शनी जी, मेरे कहने का मकसद यही है अंत में वर्तमान सरकार को कि वो एक स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ये सबकी जिम्मेदारी बनती है, एक सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है। स्वच्छता अभियान
स्वच्छ रखना, चाहे वो घर हो, बाहर हो, प्रदेश हो, देश हो, ये एक बहुत सराहनीय कदम सरकार द्वारा उठाया गया था। और ये हमारी जिम्मेदारी है उन नदियों को साफ करना। गली गुलचों में अगर कहीं हमें दिखता है तो ये एक, इनको भी, सरकार को भी हमें चेतावनी देनी चाहिए। विपक्ष का, अगर आप विपक्ष में बड़े दल के रूप में हैं तो आपको बोलना चाहिए। ठीक है। जहां तक मैं लास्ट यही कहूंगा कि अंतिम जो मेरा प्रक्रिया है, इस पर अंतिम मेरा जवाब है कि आप एक ठोस स्वच्छ, अगर आपने मिशन लिया है सफाई का, स्वच्छता का, तो आप एक ठोस एक्शन प्लान तैयार करिए और प्रदेश की जितनी भी जहां जहां आपने जिम्मेदारी ली है, जैसे शौचालय से लेके वो लेकर के ये लेके उनको नमामि गंगा जो आपने नाम रखा है, उस पवित्रता को आगे बढ़ाए रखें। और उत्तराखंड की जो एक पर्यटन स्थान है उत्तराखंड, इसकी ये तीर्थ धाम है, चारों धाम बहुत प्रसिद्ध हैं पूरे भारतवर्ष में, तो उसकी गरिमा रखते हुए स्वच्छता अभियान के लिए यदि अगर आपको चाहते हैं कि विपक्षी दलों की भी कोई मदद चाहिए तो वो भी मिलेगी। लेकिन जहां तक मेरा अपना यूकेडी की तरफ से है, हम आपके स्वच्छता अभियान में हमेशा आपके साथ रहेंगे, लेकिन आप धरातल पे जो पैसा आपको मिलता है उसको प्रॉपर यूज करें। प्रिंस, आप फाइनल कमेंट में क्या कहेंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है आपको इस प्रोग्राम से? हमें इस प्रोग्राम से सिर्फ यही एक्सपेक्टेशन है कि सिर्फ दिखाया ना जाए एंड ग्राउंड लेवल पे भी वर्क हो, अच्छे से काम हो। और हमें भी समझने की जरूरत है, ताली दो हाथ से बजती है कभी भी। हमें भी समझने की जरूरत है जो सरकार कर रही है वो क्यों कर रही है। हमें अच्छे से समझना चाहिए कि साफ सफाई कितनी जरूरी है हमारे लिए। पॉलीथीन पे अगर बैन लगा है तो पॉलीथीन अगर क्यों लगा है बैन, ये हमें समझने की जरूरत है कि क्यों बैन सरकार ने लगाया है। कुछ तो हानिकारक होगा इसका। एंड कोई भी चीज को होने में समय लगता है। एंड हमेशा हम, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे यूकेडी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार, हम हमेशा साथ देंगे, सरकार के साथ रहेंगे। एंड हमें कुछ गलत लगेगा, हम अपनी आवाज उठाएंगे एंड सरकार से जवाब लेंगे एंड आगे वर्क करेंगे एंड हमेशा करते रहेंगे। हम डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक है। संजीव वर्मा जी, शॉर्ट में फाइनल कमेंट्स। दिव्य जी, देखिए, पॉलीथीन को समाप्त करना है तो हमको अपने आदतों में सुधार लेकर आना होगा। हमको जब सब्जी लेने जाते हैं, बाज़ार से सामान लेने जाते हैं, तो दुकानदार हमको पॉलीथीन देगा, हमको खाली हाथ नहीं जाना, बल्कि घर से हम लोग कपड़े का बैग लेके चलें तो हमारे धीरे धीरे देखा देखी में ही समाज के अंदर परिवर्तन आता है। और एक वातावरण बनेगा कि हमने घर से झोला लेके चलना है, तो एक की देखा देखी एक ये परंपरा बन जाएगी कि हम पॉलीथीन के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसी बिल्कुल जीरो कर दें और घर से कपड़े का बैग लें। और ये काम अभी विगत दिनों नगर निगम ने किया था, और नगर निगम ने तमाम जितने भी सब्जी मंडियां हैं उनमें जो कपड़े के झोले और जूट के झोले बांटे। और मैं सोचता हूँ बहुत से लोग, मैं देखता हूँ बहुत से लोग उन झोलों का लगातार इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की स्वच्छता, सेवा और समाज, कितना महत्वपूर्ण समाज का योगदान है स्वच्छता के प्रति, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो स्वच्छता सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है उसमें जागरूकता भी फैलाई जा रही है, स्वच्छता की जा रही है, लेकिन आम जनमानस को, समाज को भी एक साथ होकर काम करना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। उसके बाद हमारा समाज जो है सही तरीके से साफ हो पाएगा और हम स्वच्छता की बात आगे भी कर सकेंगे। फिलहाल क्वेश्चन आवर में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।